Hey everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. Welcome back to my channel. So somebody who is new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon. Student, आज हम डिस्कस करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट एक सेल का ऑर्गेनल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है हमें, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट आप इतना शॉर्ट में समझ लो, अगर एक सेंटेंस में आपको डिफाइन करना हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते किसको है, आप ये समझ लेना, ये एक पाथवे है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके, सो दिस इज द पाथवे ऑफ द सेल, ठीक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, है ना। उसमें मैंने बोला था न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक ब्रेन है, हार्ट है सेल का, ओके, कंट्रोलर है, लीडर है। सिमिलरली स्टूडेंट सेल का पाथवे कौन है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये एक पैसेज वे है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब सोच लो, न्यूक्लियस में जो भी चीज़ें बन रही हैं वो साइटोप्लाज्म में आएंगी ना, तो उन्हें लाएगा कौन? दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, दिस इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म्ड थ्रू आउट द सेल एंड कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली ये एक नेटवर्क है, ठीक है, जो ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन है ना उससे भी कनेक्टेड है और साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट भी करता है। देखो, दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सब डिटेल में डिस्कस करूंगी, बस वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। तो स्टूडेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से भी अटैच रहेगा, है ना, और ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट भी करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्म्ड थ्रू आउट द सेल। सेल में बहुत सारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। अब कितने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल को चाहिए, वीडियो में बने रहें, सब डिस्कस करूँगी, ठीक है। एंड कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से भी कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। हाँ देखो ना भाई साहब, इनका एक अपना पर्सनल बाउंड्री है ना, एक मेम्ब्रेन है ना, सो इट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल। ऑर्गेनल तो है लेकिन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल है, इनकी एक अपनी बाउंड्री है, एक अपनी मेम्ब्रेन है। तो स्टूडेंट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बने होते हैं। फर्स्ट है वेसिकल, ठीक है, सेकंड है सिस्टर्नी, थर्ड है ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक होते हैं, फंक्शन भी डिस्कस करूंगी। तो देख लो आप, ये सिस्टर्नी के बने हुए हैं, है ना, इसके अंदर फ्लूइड फिल रहता है और ऊपर में ये राइबोसोम अटैच रहता है। और कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दूसरे होते हैं वो ट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, मतलब इनमें राइबोसोम अटैच नहीं है। ये जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट राइबोसोम्स अटैच टू इट, ओके। तो ट्यूब्यूल्स के जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने रहेंगे उसमें राइबोसोम नहीं रहेगा, जो सिस्टर्नी के बने रहेंगे उसमें राइबोसोम्स रहेगा, और वेसिकल्स के बने रहते हैं उनमें भी राइबोसोम अटैच रहता है। और स्टूडेंट एक बात और आपको बता दूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, ये प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं रहता। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और ये एब्सेंट होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस आरबीसी में एब्सेंट रहता है ना, रेड ब्लड सेल में। क्यों? क्योंकि अगर रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस एक अपना स्पेस लेगा, जगह लेगा, और आरबीसी का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? हेमोग्लोबिन बॉडी में पहुंचाना, है ना, और हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है कि बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इनडायरेक्टली आप ऐसा कह सकते हो कि आरबीसी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो अगर आरबीसी में न्यूक्लियस रहता है स्टूडेंट तो ऑक्सीजन उसमें कम कंटेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस अपना कुछ स्पेस ले लेता, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। इसलिए स्टूडेंट आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहता है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन आप आगे समझोगे, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं होता है। वीडियो में बने रहें प्लीज़, और 1 मिनट के लिए भी स्किप ना करें। तो बेसिकली स्टूडेंट 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और इन्हें डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहचान ही ये स्टूडेंट है कि अगर उस पर राइबोसोम अटैच है
तो हम उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर उस पर राइबोसोम अटैच नहीं है तो हम उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम कहते हैं स्मूथ, या फिर जिसको ए ग्रैनुअल, जिसमें ग्रैनुअल नहीं है, ए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका शॉर्ट है स्टूडेंट SER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ है भैया, इन पे कोई ग्रैनुअल नहीं है ना, इसलिए ये स्मूथ है। और ये स्मूथ है मतलब इनमें राइबोसोम नहीं होते हैं, एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। और एक होता है स्टूडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम रफ भी कहते हैं और ग्रैनुलर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रैनुल प्रेजेंट है ना। और इनका शॉर्ट फॉर्म होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है। सी, एज इन द पिक्चर आप देख सकते हो, है ना, ये हो गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स अटैच है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वाई? क्योंकि इसमें राइबोसोम अटैच नहीं है, ये स्मूथ है। अब राइबोसोम अटैच क्यों है और दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच क्यों नहीं है? तो ये स्टूडेंट इनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ, डोंट वरी, बस वीडियो को कंटिन्यू देखें। सी स्टूडेंट, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको फंक्शंस भी मिल जाएंगे और डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे रफ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ठीक है। देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे नाम ही बता रहा है स्मूथ है, मतलब कोई राइबोसोम इसमें अटैच नहीं है, लेकिन रफ में राइबोसोम अटैच है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता ही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, समझे। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम हटा दो तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है ना। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है स्टूडेंट, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, वीडियो में डिस्कस करूंगी, डोंट वरी। यहाँ देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो न्यूक्लियर पोर होते हैं ना स्टूडेंट, इनसे अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपने लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस एक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। ये राइबोसोम बनाता है और राइबोसोम क्या बनाएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा सेल के लिए। क्यों? क्योंकि सेल को सरवाइव करने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल डैमेज होता है, उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन बहुत सारे एंजाइम्स भी क्रिएट करते हैं। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, ये सारे आप 10th में पढ़ोगे और 11th में पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना जान लो, प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल टू सर्वाइव, ठीक है। तो ये प्रोटीन भाई साहब यहाँ से निकलते हैं, पोर से, न्यूक्लियर पोर से, और ये निकल कर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। मतलब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, ये अटैच नहीं होते हैं, इन पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं स्टूडेंट। सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम formed by rough endoplasmic reticulum by loss of ribosome, of course। अगर राइबोसोम्स ये सेल के न्यूक्लियर से निकल रहे हैं, बाहर निकलते हैं सेल के न्यूक्लियर से, तो ये फ्रीली भी फ्लोट करते हैं, साइटोप्लाज्म में ये तैरते रहेंगे। और कुछ राइबोसोम्स जो सेल न्यूक्लियर से के बाहर निकलेंगे, ये जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपक जाएंगे। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम अटैच है उन्हें हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है हम उन्हें कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए स्टूडेंट जो स्मूथ होते हैं, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं नियर द सेल मेम्ब्रेन। आप देख लो, ये स्मूथ है, सेल मेम्ब्रेन के नियर प्रेजेंट है, लेकिन जो रफ है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास रहते हैं। सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है स्टूडेंट, कि ये लिपिड फॉर्मिंग सेल को बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनल जो है स्टूडेंट, ये बेसिकली आपको लिपिड्स बनाते हैं और फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैं जब सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करूँगी उस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगी। बेसिकली सेल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना, सी,
ये सेल का आउटर मेम्ब्रेन है, ये 2 लेयर से बना है, ठीक है। तो इस लेयर को अगर जूम करते हो तो ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या है ये डिस्कस करूँगी जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में वीडियो अपलोड करूँगी, आप उनमें देख लेना। तो ये 2 लेयर के बने होते हैं, सेल का जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो बाउंड्री है, उन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड के मेम्ब्रेन से बने होते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी 2 लेयर का होता है स्टूडेंट, वो भी फॉस्फोलिपिड से बना रहता है। तो जो फॉस्फोलिपिड से बना रहता है वो फॉस्फोलिपिड कौन सा ऑर्गेनल प्रोवाइड करता है? वो स्टूडेंट ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड करता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सेल के जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं वो 2 लेयर के बने होते हैं, उस लेयर का नाम है फॉस्फोलिपिड। सिमिलरली न्यूक्लियस के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी 2 लेयर के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। और ये फॉस्फोलिपिड कौन प्रोवाइड करता है, कौन बनाता है? तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लाइसोसोम्स बनाता है। लाइसोसोम्स क्या है ये भी डिस्कस करूँगी मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनल है। देखा जाए तो स्टूडेंट न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये 4 जो ऑर्गेनल होते हैं सेल के, ये बिल्कुल सीक्वेंस वाइज वर्क करते हैं। इसलिए मैंने न्यूक्लियस के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पढ़ाया। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो गोल्जी बॉडी का अपलोड करूँगी। सो स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? फॉस्फोलिपिड बनाता है, मतलब सेल का मेम्ब्रेन जिस चीज़ से बना रहता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है कि हमारे बॉडी में जितने भी अनवांटेड चीज़ें ना, बैक्टीरिया, जर्म्स, ये सबको खा लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं फुल डिटेल में डिस्कस करूँगी, वीडियो बहुत जल्द अपलोड करूँगी तब। और इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते क्योंकि वर्ड ही बोल रहा है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर खुद दिमाग लगाओ, देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट रहता है, राइट है ना। और ये सेल मेम्ब्रेन का जिस चीज़ से सेल मेम्ब्रेन बने रहते हैं जिसे हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड, वो उन्हें भी बनाता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है किससे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कैसे? अगर उसमें से राइबोसोम हटा दिया जाए, ठीक है। ऐसे इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप 11th में फुल डिटेल में डिस्कस करोगे। फिलहाल आप क्लास 9th के सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए आपका इतना जानना बहुत काफ़ी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें लिपिड फॉर्मिंग सेल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लिपिड से आप समझ लो स्टूडेंट फैट। लिपिड क्या? एक फैट है, मतलब कि फैट सेल में आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को बहुत मिलेंगे। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वैसा सेल जिसने प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, फंक्शन, डिफरेंसेस को समझने के बाद अब इसके फंक्शंस पे हम आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मतलब अगर आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के का फंक्शन याद कर लो और रफ का याद कर लो, उन दोनों को कंबाइन करके आप एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन लिख सकते हो। लेकिन मैं एज अ होल आपको यहाँ पर बता दूँ, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट चैनल है प्रोटीन के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है ना। न्यूक्लियस से बाहर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है जो कि एक राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है। तो वो प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगी ना भाई साहब, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल हैं। कोई अगर जिन्हें अगर रिपेयर होने की ज़रूरत हो, कोई डैमेज हो गए, तो उन्हें प्रोटीन ही ठीक कर सकता है। तो वो प्रोटीन को ज़रूरत है न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलने के लिए, तो वो न्यूक्लियर पोर से बाहर निकल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर वेसिकल बना करके उसे साइटोप्लाज्म में छोड़ देता है। मतलब तो ये एक पाथवे, एक रास्ता प्रोवाइड कर रहा है ना
कहाँ का, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसीलिए इसे कहते हैं पाथवे ऑफ द सेल। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन। इट मैन्युफैक्चर फैट्स एंड प्रोटीन। फैट कौन मैन्युफैक्चर करेगा स्टूडेंट, सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को मैन्युफैक्चर करेंगे, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेंगे वो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करेंगे। देखो स्टूडेंट, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई मतलब देखो बायोलॉजी में एक वर्ड है डी, डी का मतलब अगर जहाँ पे भी लग गए आप समझ जाना सिंपली रिमूवल, रिमूवल कहते हैं। टॉक्सिफाई मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल से हटाता है, रिमूव करता है। अब कैसे रिमूव करता है देख लो, मतलब स्टूडेंट अगर आप ड्रग्स लेते हो या दारू पीते हो, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी को डैमेज करता है, राइट। तो उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स को चाहिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोवाइड किया, है ना, आपके सेल को। और प्रोटीन क्या किया, आपके सेल में जितने भी ड्रग्स आपने लिए हैं या दारू आपने पिया है या जो अनवांटेड ड्रिंक है उसको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसको ख़त्म करेगा। तो स्टूडेंट जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन अगर वो ज़्यादा दारू पीते हैं या वो ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं तो उनके बॉडी में सेल के अंदर ज़्यादा मात्रा में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सेल में दो टाइप के होते हैं, रफ होते हैं, स्मूथ होते हैं। अब इनकी मात्रा डिपेंड करेगी इनके फंक्शन पे। तो वैसे सेल जिसमें ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं मतलब वो ज़्यादा प्रोटीन बनाएंगे। और कौन वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएंगे, तो वो रफ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उस सेल को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो सेल बहुत ज़्यादा डैमेज को रिपेयर करता है। तो अगर हम ज़्यादा दारू पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी हमारे सेल को रिपेयर करेगा। तो कौन सा एंडोप्लाज्मिक रिपेयर करेगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रिपेयर करेगा। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है ये डिटॉक्सिफाई करता है सेल। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई करेगा। सी इट फॉर्म नेटवर्क सिस्टम्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सब्सटेंस का आदान प्रदान होगा, इनवे होगा या आउटवे होगा, या अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें रास्ता देगा, उन्हें पाथवे देगा। अब सबसे मेन फंक्शन है स्टूडेंट, अब एनसीईआरटी में भी मेंशन है, इट शोज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन आप समझ रहे हो, बायो मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ, इसीलिए कहते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ में एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए। सी जेनेसिस मतलब होता है स्टूडेंट फॉर्मेशन, किसी चीज़ को बनाना, फॉर्मेशन या फिर उसे सिंथेसाइज करना या उसे मेक करना, ठीक है। तो बायोजेनेसिस मतलब लाइफ का फॉर्मेशन, क्या, मेम्ब्रेन, ठीक है। इट शो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन एंड फैट। तो ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ स्टूडेंट। देखो सेल मेम्ब्रेन के जो आउटर लेयर होते हैं वो फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, करेक्ट। सिमिलरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। तो यहाँ पर बस कुछ नहीं है स्टूडेंट, यही बोल रहा है कि ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन जिस चीज़ का बना होता है उसको सिंथेसाइज करता है। किस चीज़ का बना होता है, वो प्रोटीन एंड फैट का बना होता है। फैट क्या है, लिपिड्स होते हैं, है ना। तो ये फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स कौन बनाता है स्टूडेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के नज़दीक होता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप बस इतना समझ लो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है ना। और स्मूथ क्या करता है, वो सेल मेम्ब्रेन जिस चीज़ से बने होते हैं फॉस्फोलिपिड्स उन्हें बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क क्रिएट करता है सेल और न्यूक्लियस के अंदर। एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल को डिटॉक्सिफाई करता है। क्यों, कैसे, प्रोटीन का प्रोडक्शन ज़्यादा करके,
तो स्टूडेंट ये लास्ट है, आप यहाँ पर देख लो। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा मतलब प्रोटीन को असेंबल करेगा, है ना। और ये प्रोटीन मूव थ्रू रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर दे आर फर्दर मॉडिफाइड। सी, ये न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर राइबोसोम बनेंगे। ये राइबोसोम निकल करके न्यूक्लियर पोर्ट से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? वही प्रोटीन जो कि न्यूक्लियोलस से निकला है उसको फर्दर मॉडिफाई करेगा। आपने फैक्ट्री कैसे काम करती है ये तो जाना होगा। फैक्ट्री में क्या होता है? पहले चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है ना। तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन को असेंबल करता है। फिर असेंबल होने के बाद उन सारी चीज़ों को मॉडिफाई किया जाता है और उसे एडवांस बनाया जाता है। तो यहाँ से आपका सामान असेंबल हो गया भैया। अब ये फैक्ट्री में चला गया, जिसे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन क्या हुआ? फर्दर मॉडिफाई हो गया, मतलब वो आपका सामान फर्दर मॉडिफाई हो गया। अब मॉडिफाई होने के बाद भाई साहब इन्हें पैक करके, ठीक है, इन्हें पैक करके बाहर निकाल दिया गया। मतलब अभी ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही गेम चल रहा है। इन्हें बाहर करके एक डब्बे में करके निकाल दिया। उस डब्बे को हम कहते हैं वेसाइकल। वेसाइकल के अंदर क्या होता है? प्रोटीन। सी, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल containing the protein are pinched off from rough endoplasmic reticulum। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आपका आ गया। प्रोटीन यहाँ मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होकर के इन्हें एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में बाहर निकाल दिया गया, मतलब वेसाइकल के थ्रू। अब ये जो वेसाइकल जिसके अंदर प्रोटीन है, फिर ये वापस चला जाएगा गोल्जी बॉडी में चला जाएगा। ये गोल्जी बॉडी में, अब ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा इस प्रोटीन का, ये बात की बात है जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड बहुत जल्द करने वाली हूँ गोल्जी बॉडी में, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी, ट्रांसपोर्ट वेसाइकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, गोल्जी बॉडी बोलो, गोल्जी एपरेटस बोलो, तीनों एक है। एंड प्रोटीन आर रिलीज टू द इनसाइड, इसके अंदर। तो स्टूडेंट, आपने न्यूक्लियस वीडियो और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वीडियो को देखने के बाद आप इतना समझ गए हो, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम बनता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन न्यूक्लियर पोर के बाहर निकलता है, बाहर निकल के वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन जाता है, जहाँ वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होकर के वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में वेसाइकल के फॉर्म में बाहर आता है। वो वेसाइकल क्या करता है? गोल्जी बॉडी में चला जाता है, मतलब गोल्जी बॉडी उसको अपने अंदर ले लेता है। अब इसके अंदर क्या होता है ये बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल। ये वीडियो देखने के बाद स्टूडेंट, अगर आप 11th में बायोलॉजी लेते हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, कोई टफ नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।